हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास इन BEd सेम 4 के लिए है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे समय सारणी बनाने के सिद्धांत पे, जिसमें पहला था टाइप ऑफ स्कूल, विद्यालय किस प्रकार का जिस प्रकार का है उस प्रकार से टाइम टेबल बनना चाहिए। से एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, सेकेंडरी स्कूल होते हैं, हायर सेकेंडरी होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। कुछ स्कूल्स रूरल एरिया में होते हैं, कुछ अर्बन एरिया में होते हैं, कुछ डबल शिफ्ट चलते हैं, कोई सिंगल टीचर स्कूल होता है। तो सब सारे स्कूल्स के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल अलग अलग तरह से बने। दूसरा था डिपार्टमेंटल रेगुलेशन। यूँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वही तय करता है ड्यूरेशन क्या होगा और कितना टाइम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तीसरा था अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल। कितना समय आपको दिया जा रहा है, जितना समय आपको दिया जा रहा है उसी दरमियान आपको सारी चीज़ें करनी है, जो भी काम आपको करना है, जो भी चीज़ें पढ़ानी है, जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है, उन्हीं उसी टाइम उसी समय करवाना है आपको, जो टाइम आपको दिया गया है। और चौथा था रिलेटिव इम्पोर्टेंस एंड डिफ़िकल्टी ऑफ सब्जेक्ट्स। याद होगा आपको कि डिफ़िकल्टी ऑफ सब्जेक्ट्स को देखते हुए उनको इम्पोर्टेंस देते हुए उसके अकॉर्डिंग आपको समय सारणी बनानी है। आज हम आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैरायटी। द टाइम टेबल शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर दैट इट अलाउज frequent change of places and posture to pupils. The same subject should not be taught continuously for many periods, nor should the same class sit in a particular room for the whole day. Change of seat, room, and posture is the best remedy against fatigue. Similarly, easy and difficult subjects and lessons should be provided alternatively in the timetable for the sake of variety. If a subject is to be taught for 2 or 3 periods in a week, it should not be provided on consecutive days. It should rather be fixed in the timetable after regular intervals. आई बात समझ में? ये टाइम टेबल जो है जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस हों। यानी कि कोई भी पीरियड कंटिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट के पीरियड्स नहीं होने चाहिए। ये भी है कि किसी स्टूडेंट्स की प्लेसेस भी चेंज करनी चाहिए। कभी क्लासरूम में एक ही जगह पे बैठे, होल डे एक ही जगह पे बैठे होते हैं तो बच्चे जल्दी थक जाते हैं, थकावट फील करते हैं। तो उस फैटिक को, उस थकावट को दूर करने के लिए एक तरीका है कि क्लास में हम बच्चों की सीट भी तब्दील करें, और कभी कभी किसी क्लास के लिए हम उनको क्लासरूम भी चेंज करवाएं। जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम क्लासरूम चेंज करवाते हैं, स्कूलों में करवाया जाता है। बच्चों को दूसरे रूम में ले जाते हैं, क्राफ्ट कराना है, म्यूज़िक रूम है, खेलने के लिए वो प्ले ग्राउंड जाएंगे, और इस तरह से डिफरेंट तरह मैथमेटिक्स क्लब होते हैं, इस तरह से। तो अलग अलग चेंजेस करना चाहिए, जिससे वैरायटी आती है आपके टाइम टेबल में। और इस वैरायटी से क्या होता है, बच्चों में थकावट कम होती है, थोड़ा साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन होता है कि बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंजेस जो होते रहते हैं। सिमिलरली इस बात को भी ध्यान में रखना चाहता है, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उसको कंटिन्यू, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स या एक ही तरह के सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू नहीं रखें। अगर एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की क्लास हुई है तो अगली थोड़ी सी आसान वाली होनी चाहिए, उससे भी थोड़ी वैरायटी होती है और बच्चों के दिमाग पे स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ता है, ज़ोर थोड़ा कम होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। तो अगर 2-3 पीरियड कंटिन्यू, एक वीक में कोई पीरियड कंटिन्यू चल रहा है, 3 दिनों तक चल रहा है, तो अगले 3 दिनों तक उनको ना करके दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह से आप अपने टाइम टेबल में वैरायटी ला सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है फैटिग, थकान। Fatigue in reality is the state inability to continue work after a prolonged activity of certain parts of the body. It is of two kinds, physical or muscular and mental or nervous. तो थकावट जो है एक इनएबिलिटी है। जब कंटिन्यू आप कोई काम करते रहते हैं, साइंस के ज़माने में बता रहे हैं, अगर कंटिन्यू कोई काम करते रहते हैं तो बॉडी के सर्टेन पार्ट्स जो हैं थक जाते हैं। तो ये थकावट भी 2 तरह की होती है, एक फिजिकल थकावट होती है, उसको मस्कुलर भी बोलते हैं, दूसरा मेंटल होता है या नर्वस होता है। When any part of the body works for a long time, a sort of chemical action is produced with the blood in that part. As this action is too great,
The waste product in the body is produced to such an extent that it is too much to be carried easily by the blood. So we feel a sort of loss of energy which is called fatigue. ठीक है, तो ये थकावट होती है जब कंटिन्यू आप यूँ आमतौर पे ऐसी आम जबान में हम बात करें तो कंटिन्यू अगर कोई काम आप कर रहे होते हैं तो जितना आप जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, जितना ऑक्सीजन आपको बॉडी को चाहिए होता है, उसमें कमी आने लगती है और कंटिन्यू उस तरह काम करते मोनोटोनस हो जाता है तो आप थकावट फील करने लगते हैं. फैटिक जो है एक वीकनेस, टेंशन एंड परसेप्शन डिमिनिशेस द पावर ऑफ इनसाइट ऑल्सो डिमिनिश. तो जब आपको थकावट होने लगती है तो आपका टेंशन, आपके का जो परसेप्शन होता है वो कम होने लगता है और फिर जो आपके सोचने समझने की सलाहियत है वो उसमें भी कमी आने लगती है. तो अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं फिर वो थोड़ा सा उनको जम्हाई आने लगती है, कभी वो थोड़ा इधर उधर करने लगते हैं या एकदम डल फील करके बैठे रहते हैं. इट मीन्स कि वो फैटिक फील करने लगे हैं, इसलिए आप जो बात कह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा. इन द स्कूल सम सब्जेक्ट्स आर मोर फैटिगोइंग दैन अदर्स. जब आप पढ़ाने बैठते हैं स्कूल में देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स बहुत थका देने वाले होते हैं, जिसमें ज़्यादा दिमागी काम होता है तो बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं. बहुत सारे मैथ्स बना लिया, उसमें बनाते बनाते दिमाग बहुत लगे तो नेक्स्ट उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है. फैटिक में यह है द इन्वॉल्व ए हेवी मेंटल स्ट्रेन एंड एफर्ट. सच सब्जेक्ट शुड बी टॉट ड्यूरिंग ईच अर्ली आवर्स व्हेन द ब्रेन इज़ फ्रेश. ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में जो सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ईजी. तो जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो ब्रेन पे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन डालते हैं, आपके दिमाग में बहुत बच्चे एकदम बहुत दिमाग लगाते हैं उन चीज़ों में, तो थोड़ा जल्दी उनका दिमाग थक जाता है. तो सच सब्जेक्ट शुड बी टॉट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स व्हेन द ब्रेन इज़ फ्रेश. ऐसे सब्जेक्ट को शुरुआती पीरियड्स में पढ़ाया जाना चाहिए. जैसे बच्चे जब आते हैं स्कूल तो उस टाइम उनका माइंड फ्रेश होता है, वो रहता है, तो सेकेंड और थर्ड पीरियड जो होती है वो फ्रेश माइंड रहता है बच्चों का. तो वैसे सब्जेक्ट को उन पीरियड्स में पढ़ाया जाना चाहिए जो आगे बता रहे हैं. इट हैज़ बीन नोटेड साइकोलॉजिकली that the second and the third period on a school day are the best when the work curve reaches its highest point. Similarly, the second and the third days of the week are the best when momentum is the highest. तो शुरुआती जो वीक होता है उस वक्त की पढ़ाई और शुरुआती जो पीरियड्स होते हैं उस वक्त की पढ़ाई में बहुत फ्रेश माइंड रहता है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो उस वक्त उनको वो चीज़ें ज़्यादा ईजिली समझ आती हैं. तो इसमें ये कहा गया है कि मंडे इज़ ओनली द वार्मिंग अप डे एंड सैटरडे इज़ परहैप्स द वर्स्ट. सो सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स शुड बी टॉट ड्यूरिंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द डे. सिमिलरली सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट्स, क्राफ्ट, राइटिंग, साइंस, practicals and manual work etc. that requires less energy should be pursued in the last periods. तो ये जो आर्ट, क्राफ्ट, राइटिंग, इस तरह की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो लास्ट पीरियड में दिया जाए क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. और जो मैथमेटिक्स है, रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, ज़्यादा उनको दिमाग लगाना पड़ता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, वैसे पीरियड्स, वैसे सब्जेक्ट को शुरू के पीरियड्स में रखना चाहिए. Lastly, the duration of period must change according to age, physical condition and season. जो ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो होता है, कितने वक्फे का होगा, क्या अंतराल होना चाहिए, वो उसको एज, फिजिकल कंडीशन और सीज़न के अकॉर्डिंग रखना चाहिए. तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती हैं उसके ड्यूरेशंस कम होते हैं और जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में जाते हैं 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, देन 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, इस तरह के क्लासेस के ड्यूरेशन बढ़ते जाते हैं. फिर फिज़िकल कंडीशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि फ़िज़िकल कंडीशन है कि नहीं. तो वो यूजुअली एज के अकॉर्डिंग बच्चे होते हैं तो फिज़िकल कंडीशन उनकी उस तरह की होती है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. और सीज़न का भी फ़र्क पड़ता है कि गर्मी के दिनों के पीरियड्स और समर के दिनों के विंटर में अलग अलग ड्यूरेशंस होते हैं. इन समर पीरियड्स शुड बी शॉर्टर ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू विंटर्स. Similarly, in the case of primary classes, periods should not be very long. Small children get fatigued very soon, and so they need frequent changes in activities and occupation. वही बातें जो मैंने आपको बताई कि छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, इसलिए उनके पीरियड्स थोड़े शॉर्टर होने चाहिए और उनको बहुत सारी चेंजेस होने चाहिए, उनको थोड़ा एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, ऑक्यूपेशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. नेक्स्ट है स्टाफ इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग. While constructing a good timetable, the number and qualifications of teachers
and the number and size of classes and classrooms and equipment should always be kept in view. Again, in case of a school where one room is used for 2 classes, the timetable will be arranged in a different manner as compared to a school having a spacious building. Equipment and furniture available in the school also determine the construction of the timetable to a certain extent. कितने स्टाफ हैं? सिंगल टीचर स्कूल है, 2 टीचर स्कूल है, ये बहुत टीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बनेगा कि भाई कई टीचर्स हैं, कई क्लासेस हैं, तो टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बनेगा. क्लासेस टीचर्स तो हैं लेकिन क्लासेस उतनी ज़्यादा नहीं हैं, या आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि आप उतने इक्विपमेंट्स नहीं तो आप एट ए टाइम बहुत सारे टीचर्स को नहीं क्लासरूम में भेज सकते हैं. फिर अगर छोटा स्कूल है, छोटे क्लासरूम, कम क्लासरूम्स हैं और उनको पढ़ाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे. बड़ी बिल्डिंग है, स्पेशियस प्लेस है, तो कई क्लासेस चल रहे हैं, आप सब टीचर्स को सब क्लासेस को एक साथ पढ़ा सकते हैं, तो आप उस तरह से, आपके पास सारी अवेलेबिलिटी है हर चीज़ों की, तो आप उस तरह से पढ़ा सकते हैं. तो ये टाइम टेबल भी उसी अकॉर्डिंग बनेगा कि किस तरह के टीचर, कितनी टीचर्स हैं, कितने स्टाफ हैं, कितनी जगह है, कितने इक्विपमेंट्स हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनेगा. क्लियर है? नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं. As already stated, the timetable is an instrument to help us in carrying out the school work smoothly and efficiently. It should therefore be not rigid and fixed. It should rather be made as flexible and elastic as possible. However, it should be adhered to unless there are special situations. There must be ample scope for adjustment and changes to meet the specific need of certain categories of pupils. Change may also be necessary because of the transfer or absenteeism of some teachers. It should, however, be remembered that the timetable should not become our master because of its rigidity. It should always act as a faithful servant. तो टाइम टेबल के लिए ये ज़रूर देखना चाहिए कि इलास्टिसिटी हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो. टाइम टेबल एक इंस्ट्रूमेंट है जो सारे स्कूल वर्क को हमें बताता है, क्या क्या चल रहा है, क्या टाइम टेबल है. एक तरह का मैंने बताया था आपको कि ये एक तरह का मिरर है जो रिफ्लेक्ट करता है स्कूल के पूरे स्कूल प्रोग्राम को. तो ये किसी तरह से रिजिड और फिक्स नहीं होना चाहिए. हालांकि ये बात कही जा रही है कि क्लास जो टाइम टेबल सेट है उसी पे काम होना चाहिए, लेकिन इसके लिए गुंजाइश भी होनी चाहिए कि अगर सपोज टीचर एब्सेंट है, किसी वजह से कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, इस क्लास में कुछ और आपको प्रोग्राम करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कभी टीचर के एब्सेंट में हम दूसरे टीचर्स को भी भेज सकें जबकि उनकी क्लास नहीं है. किसी एक क्लास में कोई क्लासेस चल रही हैं लेकिन कोई और प्रोग्राम की ज़रूरत है तो हम उसको भी कर पाए. कोई चीज़ तो रिजिडिटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि टाइम टेबल हमारा को हम मास्टर बना लें कि उसके में हम ज़रा भी तब्दीली नहीं करेंगे चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, और ऐसा उसको ऐसा बना के रखना है कि वो एक फेथफुल सर्वेंट की तरह काम करे, हमें हर तरह से हेल्प करे और हम अपने अकॉर्डिंग उसमें कोई भी तब्दीली लाना चाहें तो ला सकें. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.